हाँ भाई, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई एथिक्स है, और एथिक्स में हमारे हम लोग पढ़ रहे हैं एथिक्स, और एथिक्स में हमारे बेसिकली जो है वो 5 प्रिंसिपल्स हैं फंडामेंटल, जिनको हम लोगों को ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ आवर वर्क उन 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। क्या है वो भाई हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स 5? पहला प्रिंसिपल क्या है, क्या होना चाहिए आप में सबसे पहले? तो सबसे पहला प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिविटी। क्या है सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिविटी। दूसरा प्रिंसिपल क्या है हमारा? प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल। प्रोफेशनल क्या मतलब? बिहेवियर। बिहेव। आपके अंदर क्या होना चाहिए? प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। बिहेवियर। हाँ, दूसरा हमारा प्रिंसिपल है प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है, प्रोफेशनल बिहेवियर के बाद तीसरा प्रिंसिपल क्या है हमारा? प्रोफेशनल। कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। हाँ, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर, ये हमारा थर्ड प्रिंसिपल है। फोर्थ प्रिंसिपल क्या है हमारा? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी। और इंटीग्रिटी के अलावा नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, ये हमारे 5 प्रिंसिपल्स है जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि फिर हमने पढ़ा कि जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ एंगेज होगे तो बेसिकली हम लोगों को ये देखना चाहिए कि भाई आपकी क्या एंगेज होने पर आपकी इंडिपेंडेंसी को कोई थ्रेट है या नहीं है। ये हम लोगों को थ्रेट एनालिसिस जो है वो आइडेंटिफिकेशन करना है। अच्छा, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन करके क्या करेंगे? नेक्स्ट थ्रेट आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद क्या करोगे नेक्स्ट? याद भूल गए क्या? कल मैंने पढ़ाया था ना आप लोगों को भी, इंडिपेंडेंसी को आपकी कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए व्हेन यू आर एंगेजिंग विद सम सर्टेन क्लाइंट्स, सम क्लाइंट। तो अगर आप किसी क्लाइंट के साथ एंगेज हो रहे हो तो आपको ये देखना है कि कहीं कोई ऐसी परिस्थितियां तो नहीं है, कोई सर्कमस्टांस या कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं है जिससे आपकी इंडिपेंडेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो थ्रेट तो नहीं है, तो वो आइडेंटिफिकेशन करने का काम हम लोगों को करना है। और आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर बेटा अपना उस थ्रेट का असेसमेंट होता है। क्या होता है उस थ्रेट का? उसका असेसमेंट। असेसमेंट हम लोग करते हैं कि भाई उससे कितना नुकसान मेरी इंडिपेंडेंसी को होगा, कम होगा या ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है। और असेसमेंट के बाद फिर हमको सेफगार्ड्स यूज करने होते हैं कि भाई किस तरीके से मैं अपने आप को अपनी इंडिपेंडेंसी को बचा सकता हूँ। और वो सेफगार्ड्स में या तो हम फिर कोशिश करते हैं कि भाई या तो पूरी तरीके से उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज ही कर दें, खत्म कर दें। थ्रेड को या तो न्यूट्रलाइज ही कर दिया जाए, या फिर आप उसकी जगह पे क्या कर सकते हो, न्यूट्रलाइजेशन की जगह उसको रीजनेबल लेवल तक रिड्यूस कर सकते हो। रिड्यूस टू रीजनेबल या एक्सेप्टेबल लेवल, वर्ड जो यूज किया है, तो उसको एक्सेप्टेबल लेवल तक क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। आ गया भाई? ये समझ में क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। यस। आ गया भाई? जूही, निधि, शिवांशी, शुभ, यहाँ तक आ गया था समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ना चालू कर लेते हैं यहाँ पे। फिर नाउ यहाँ पर कुछ हम लोगों को थ्रेड्स के बारे में बताया गया है कि क्या क्या थ्रेड्स होते हैं। तो कल एक ही थ्रेड के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, एक नहीं दो पढ़ लिए थे शायद। एक पढ़े तो दो पढ़े थे, कितने पढ़ लिए थे? ठीक है, दो पढ़ लिए थे शायद ना कल, नहीं, एक ही पढ़ा था। सेल्फ इंटरेस्ट और फी डिपेंडेंसी, दो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। ये हटा देते हैं एक सेकंड।
चलो, फिर हमने यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था हमने? सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था कि भाई जब आपका खुद का उस बिजनेस में अगर कुछ इंटरेस्ट होगा तो फिर जो है वो आप इंडिपेंडेंट नहीं रह पाओगे। उसमें सबसे पहला जो हमने पढ़ा वो पढ़ा है फी डिपेंडेंसी, कि अगर जैसे कि आप बहुत ज्यादा फी के लिए डिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर फर्दर क्लासिफिकेशन हम लोगों को ये दिया गया कि भाई या तो आपकी कंपनी, आप लिस्टेड कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, या फिर जो है आप नॉन लिस्टेड कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। नॉन लिस्टेड कंपनी के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं। लिस्टेड कंपनी के लिए कितना परसेंटेज इन्होंने दिया है कि इससे ज्यादा आपकी फीस नहीं होनी चाहिए, कितनी परसेंट से ज्यादा फीस नहीं होनी चाहिए आपकी? 15। 15% से 50%। ज्यादा फीस, आपकी जो टोटल इनकम है उसका 15% से ज्यादा इनकम आपकी उस पर्टिकुलर कंपनी से नहीं होनी चाहिए। होगा तो फिर उसके लिए क्या करना है वो उन लोगों ने वहां पर बताया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया कल हम लोगों का क्लियर, यहाँ तक तो हम कल पढ़ चुके हैं। अब अपने को थोड़ा सा आगे जाते हुए पढ़ना है। यहाँ पर नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है वो है, और क्या थ्रेड्स हैं भाई यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। ये हम लोग देख लेते हैं कि क्या ऑडिटर को अपने क्लाइंट से गिफ्ट लेने चाहिए, या हॉस्पिटैलिटी मतलब कि सुख सुविधाएं क्या लेनी चाहिए, क्या गिफ्ट आपको अपने क्लाइंट से गिफ्ट लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए? सोचो। नहीं लेने चाहिए। नहीं लेने चाहिए ना। यार एक मिनट रुकना, मुझे क्या तुम्हारी आवाज कम आती है ना लैपटॉप में, मुझे एक एडिशनल स्पीकर ज्वाइन करने दो, फिर अपन उसको आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकना, लाइन पे। अच्छा, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस यस। चलो ठीक है। अब क्या मुझे भी तुम्हारी आवाज, क्या मेरे क्या लैपटॉप में आवाज बहुत धीरे आती है, मुझे तुम्हारा सुनाई नहीं देता। चलो, मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर अच्छे से? यस यस सर। सर। पहले से बेटर आ रही है या वैसे ही आ रही है? वैसी आ रही है सर। चलो ठीक है। तो अब अपन लोग नेक्स्ट देख लेते हैं गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटलिटी। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई देखो, क्या ऑडिटर को अपने क्लाइंट से गिफ्ट्स या फिर कोई हॉस्पिटैलिटी लेनी चाहिए क्या? तो ऐसा आप नहीं कर सकते। देखो, अगर आप अपने क्लाइंट से गिफ्ट लोगे या फिर उनसे सुख सुविधाएं लोगे, सुख सुविधाएं क्या मतलब, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है कि आप गए, उनका रहने कहने का अरेंजमेंट आपका वो अच्छे से कर रहा है, ये सब चीजें तो ये नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि देखो, अगर आप अपने क्लाइंट से गिफ्ट और हॉस्पिटैलिटी लेते हो तो आप उससे इंडेप्टेड फील करोगे। कहने का मतलब वो तो रिश्वत लेने वाली बात हो गई ना। अगर आपने किसी से रिश्वत ले ली तो फिर आप उससे दबाव में आ जाओगे, और आप इंडिपेंडेंट होकर के फिर जो है अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर सकते। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? यहाँ पे जल्दी बताओ, छोटा सा पॉइंट है, कर सकते हो नहीं कर सकते? हाँ या ना में जवाब दो, जल्दी कर पाओगे रिपोर्ट सबमिट अच्छे से अगर आप उनसे गिफ्ट दोगे तो? नो सर। नहीं कर नो पाएंगे, तो सर। ये। तो आप अगर उनसे गिफ्ट सर्विसेज या हॉस्पिटैलिटी लेते हो तो इससे आपका सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट होता है, इंटिमिडेशन एंड फैमिलियरिटी थ्रेट्स आपके जो है वो क्रिएट होता है, और ऑडिटर अपने आप को इंडेप्टेड समझता है क्लाइंट से, तो आपको उनसे गिफ्ट नहीं लेने चाहिए, ठीक है। अनलेस, लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो है वो क्या दिया है, एक्सेप्शन दिया, अनलेस द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट गिफ्ट इज ट्रिवियल एंड इनकॉन्सिक्वेंशियल। ट्रिवियल मतलब छोटा सा गिफ्ट, इनकॉन्सिक्वेंशियल मतलब जिसके ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो। भाई हो सकता है ना भाई वाकई कोई ओकेजन हो जिसपे मुझे कुछ गिफ्ट दिया गया हो, कई बार कंपनी ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट दे सकती हो सकती है, जैसे दिवाली पे
तो पटाखों का कोई पैकेट आपको दे दे, तो वो उससे मैं इंडेप्टेड फील नहीं करने वाला कि यार कंपनी ने जो है मेरे को दिवाली के टाइम पे अगर कोई गिफ्ट दे दिया है, चीजें दे दी, तो ये और बहुत ही अगर वैल्यू उसकी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, 500-700 हज़ार रुपए उसकी कोई वैल्यू है, तो वो मेरी इंडिपेंडेंस पे इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करने वाली है। तो ये चीज आपको ध्यान में देना है कि अगर ट्रिवियल है, इनकॉन्सिक्वेंशियल है, तो आप गिफ्ट्स और हॉस्पिटलिटी जो है वो ले सकते हैं। अदरवाइज अगर वो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और अगर आप उसको लेके इंडेप्टेड फील करते हो, तो ऐसे गिफ्ट्स और आपको हॉस्पिटलिटी नहीं लेनी चाहिए। आगे बात समझ में क्लियर है? सिंपल सा छोटा सा बात है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट ये बोलते हैं कि अगर ऑडिटर सेम कंपनी में शेयर जो है वो ओन करता है, अगर उसके पास उसी कंपनी के शेयर है या उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो कैसे इम्पैक्ट आपकी इंडिपेंडेंस को करेगा? द ऑडिटर विल वांट टू मैक्सिमाइज रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एंड ओवरडू। तो देखो क्या होगा कि अगर मैं ऑडिटर हूं और जिस कंपनी की मेरे को ऑडिट करनी है उस कंपनी के शेयर्स भी मेरे पास हैं, तो होगा क्या कि देखो मैं चाहता हूं कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े। कोई ये नहीं चाहता ना कि मेरा इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, कोई ऐसा चाहता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट कम हो, या हर कोई ये चाहेगा इन्वेस्टमेंट मेरा बढ़े, कम क्यों? यस और नो, ये बताओ। यस सर। यस सर। हर व्यक्ति यही चाहता है कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट बच जाए, और ऑडिटर भी अल्टीमेटली देखो इंसान ही। तो अगर ऑडिटर ने किसी कंपनी के शेयर अक्वायर कर लिए, तो वो तो ये चाहेगा भाई कंपनी के शेयर के प्राइसेस बढ़े, क्योंकि कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ने से मेरा इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा। ये जो सोच है मेरी कि भाई मेरे इन्वेस्टमेंट ग्रो करें, ये मुझे मेरी ऑडिट इंडिपेंडेंट होके करने से रोकेगी, क्योंकि फिर मैं उस कंपनी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे उसके शेयर्स को नुकसान हो सकता है। आ रही है बेटा बात समझ में यहाँ पे मेरी? यस और नो? यस। ठीक है ना? तो ऑडिटर खुद ये चाहता है कि भाई उसका इन्वेस्टमेंट बढ़े, और इस वजह से वो ऑडिट को ओवरलुक कर देगा, ठीक है, एडजस्टमेंट्स व्हिच वुड अफेक्ट द वैल्यू ऑफ देयर एडजस्टमेंट व्हेन इवैल्यूएटिंग द थ्रेड। The factor which should be considered include who holds the financial interest and whether the financial interest is direct or indirect. तो जब आप ये इवेल्युएट कर रहे हो कि भाई क्या इस कंपनी के साथ जुड़ने में कहीं मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में देखनी है? तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है मेरा। अगर आप कंपनी के शेयर्स जो हैं ओन करते हो, तो ये जो इंटरेस्ट है आपका फाइनेंशियल, ये डायरेक्ट इंटरेस्ट है बेटा, इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है? कैसा इंटरेस्ट है ये? अगर ऑडिटर इटसेल्फ ओन करता है शेयर्स, इटसेल्फ ओन शेयर, अगर आप खुद कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, ओन करते हो, तो ये इंटरेस्ट आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट हो गया, इनडायरेक्ट इंटरेस्ट हो गया? कैसा इंटरेस्ट हो गया ये आपका? डायरेक्ट इंटरेस्ट। ये तो मेरा बेटा कैसा हो जाएगा? डायरेक्ट इंटरेस्ट हो जाएगा। और अगर मैं कहता हूँ कि ओन की जगह मान लो मेरे फादर इस कंपनी के शेयर्स ओन करते हैं, तो फिर ये इंटरेस्ट डायरेक्ट नहीं होकर के क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट इंटरेस्ट हो जाएगा। इतना सही फर्क है। आगे समझ में क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब डायरेक्ट और मटेरियल इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन दी ऑडिट क्लाइंट मस्ट नॉट बी हेल्ड बाय। ठीक है, अब यहां पर ये चीज ध्यान से सुन लेना कि ऐसे एक थोड़ा सा मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। मान लो कि एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, इस कंपनी के साथ एथिकली मुझे कब नहीं जुड़ना चाहिए? तो इन्होंने बोला कि अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर इस कंपनी में है, इस एक्स लिमिटेड में, तो ऑडिटर को एथिकली इस कंपनी की ऑडिट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, विन नाउ अब ये कहते हैं कि ए हमारा ऑडिटर है बेटा। कौन है ये हमारा? ऑडिटर है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई मैं अकेले ऑडिट करता हूँ, हो सकता है मेरी फर्म है, जैसे अभी आप 3-4 बच्चे हो, तीनों चारों का आईसीसी हो गया और आपने अपनी जो है वो पार्टनरशिप फर्म सेटअप कर लिए। नाउ यू ऑल पार्टनर्स विल बी कॉल्ड एज ऑडिट फर्म। आप चारों को ऑडिट फर्म बोल देंगे भी यहाँ पे? यस और नो? यस सर। आप चारों ऑडिट फर्म हो गए। तो से फॉर एग्जाम्पल ए के साथी कौन है? बी, सी और डी।
ये चारों एक ऑडिट फर्म में काम करते हैं, ठीक है। अब ए को ऑडिट करनी है एक्स लिमिटेड की, एक्स लिमिटेड अप्रोच करती है ए को। आप बड़ी ध्यान से सर्कमस्टांसेस और सिनेरियो समझना कि एक्स लिमिटेड अप्रोच कर रही है ए को कि भाई आप हमारी ऑडिट कर लो। हुआ ये है कि इनकी फर्म में जो डी इनका पार्टनर है, उस पार्टनर का एक्स लिमिटेड के अंदर, ठीक है, उस पार्टनर का एक्स लिमिटेड के अंदर होल्ड्स मटीरियल शेयर होल्डिंग। इसकी मटीरियल शेयर होल्डिंग है। मटीरियल शेयर होल्डिंग का मतलब अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है, 0.5%, 1% तक की शेयर होल्डिंग ये होल्ड करता है, ठीक है। अब क्या हमारे ए को इस कंपनी की ऑडिट करनी चाहिए क्या एथिकली, ये बताओ। वो खुद तो शेयर होल्ड नहीं करता, लेकिन जिस पार्टनरशिप फर्म में वो पार्टनर है, बाकी सारे जो उसके दूसरे ऑडिटर है उसमें से एक जो उसका पार्टनर है वो उस कंपनी के अंदर होल्ड करता है। आप बताइए, तो क्या हमारा ए एक्स लिमिटेड की ऑडिट कर सकता है, नहीं कर सकता, एथिकली सही है या नहीं है, ये बताओ। सर नहीं है सही। नो सर। सही, क्योंकि स्टिल यहाँ पे मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। मैं नहीं हूं तो क्या हो गया, मैं जिस फर्म का पार्ट हूं उसमें से कोई पार्टनर जो है वो यहाँ पे क्या करता है, ऑडिट जो है वो मतलब एक मटेरियल फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखता है। और ये चीज मेरे को मेरी इंडिपेंडेंस को लेकर के थ्रेट हो सकती है। तो देखो, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन का दायरा बहुत बड़ा है। आपको खुद के साथ साथ अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले आप स्टार्टिंग फ्रॉम मेरी फर्म में देख लेते हैं या फिर मेरी नेटवर्क फर्म में देख लेते हैं। अच्छा, एक मैं एग्जांपल और देता हूँ भाई। ये भी ऑडिटर के ये कोई लिमिट नहीं है कि भाई वो जो है वो ऑडिट सिर्फ अपने पार्टनर्स के साथ एक फर्म बना लिया और उसी में करे। मैं एक से ज्यादा फर्म में भी पार्टनर हो सकता हूँ। तो एक तो एबीसीडी नाम से हमने एक पार्टनरशिप फर्म बना रखी है, ठीक है। एक फर्म का नाम है एबीसीडी पार्टनर्स। अब एक मैंने बना लिया AZY। अब मैं, ये एक अलग फर्म हो गई, ये एक अलग फर्म हो गई। आ रही बेटा बात समझ में यहाँ पे, यस और नो। AZY, चलो एक ए को तो अपन यहाँ छोड़ देते हैं। ये जो बी है ना, इसको इसमें पार्टनर बना देते हैं। तो इस फर्म का नाम हो गया BZY पार्टनर्स, ठीक है। नाउ अब जो Y है, पहले कौन था भाई पार्टनर, पहले हमारा डी पार्टनर, डी था यहाँ पे पार्टनर जिसने मटेरियल शेयर होल्डिंग होल्ड कर रखी थी, ठीक है। अब डी की जगह एक काम करते हैं, मेरा एक पार्टनर है, वो किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म में भी पार्टनर है, और वहां पर जो उसका पार्टनर है वाई, वो एक्स लिमिटेड की मटेरियल शेयर होल्डिंग होल्ड करता है। क्या होल्ड करता है भाई यहाँ पे, मटेरियल शेयर होल्डिंग। क्या इससे भी मेरे ऊपर कोई, मेरी इंडिपेंडेंसी पे इंपैक्ट पड़ सकता है क्या, सोचो। इससे भी इंपैक्ट पड़ सकता है। मेरी फर्म में तो कोई नहीं करता, लेकिन मेरी जो जो मेरा पार्टनर है वो जिस दूसरी फर्म में भी पार्टनर है, उसके अंदर उसका एक पर्सन जो है वो यहाँ पे मटेरियल शेयर होल्डिंग रखता है। इसको कहते हैं नेटवर्क फर्म। ये नेटवर्क हो गया। क्या हो गया भाई, आपस में एक दूसरे से आप क्या है, एक तरीके के नेटवर्क में है। अब आप सोचिए कि क्या हमारा जो ए है उसको एथिकली एक्स लिमिटेड की ऑडिट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, यस और नो। जल्दी बताओ, क्या करेगा, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए एक्स लिमिटेड की ऑडिट, सोचो। नो सर। नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि आपकी फर्म में नहीं है लेकिन आपकी नेटवर्क फर्म, तो आपका दायरा इतना है। देखो, आपके आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से आपको ही कंसीडर, आपकी खुद की फर्म में भी कोई पर्सन जो है वो नहीं होना चाहिए इंडिपेंडेंट, मतलब मटीरियली इन्वेस्ट इंटरेस्टेड। और आपकी नेटवर्क फर्म्स में भी, नेटवर्क फर्म्स का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर भी जिन जिन फर्म से जुड़े हुए ना, उन सभी फर्मों में आपको ध्यान देना पड़ेगा कहीं भी कोई ऐसा पर्सन तो नहीं निकले। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन का अगर मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, ए फिर भी ऑडिट करना चाहता है, तो आप इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कैसे करोगे। ऑफ कोर्स सी बात है, या तो बी को बोलो कि भाई पार्टनरशिप तू छोड़ दे, या फिर मैं छोड़ के निकल जाता हूं, क्योंकि मेरे को तो एक्स लिमिटेड की ऑडिट करनी है। तो अब या तो आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, अलग होकर के काम कर लो, या बी को अलग कर दो। तब जो है फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑडिट कर सकते हो। ये भी तो कर सकते हैं नेट, आपको न्यूट्रलाइजेशन भी तो करना सिखाया गया है, यस और नो। यस यस सर। सर। Yes. दिस इज समथिंग कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द थ्रेड। और या फिर उसके अगेंस्ट में सेफगार्ड सेटअप कर लेना कि भाई कोई बात नहीं, मैं ये
दिक्कत है, इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ये चीज हो गई। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि अ डायरेक्ट और अ मटेरियल इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन दी ऑडिट क्लाइंट मस्ट नॉट बी हेल्ड बाय द फर्म और अ नेटवर्क फर्म। तो मेरे फर्म का, मेरी नेटवर्क फर्म का कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इसमें नहीं होना चाहिए। और एन ऑडिट टीम मेंबर और द इमीडिएट फैमिली ऑफ अ टीम मेंबर, अब मेरी कोई टीम मेंबर भी नहीं होना चाहिए और मेरी टीम मेंबर का फैमिली जो है उसमें से कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए। कि भाई ऐसा हो सकता है भाई सी के फादर जो हैं वो इस एक्स लिमिटेड में मटेरियल शेयर होल्डिंग रखते हैं, तो क्या अब मैं ऑडिट कर सकता हूं क्या? सोचो। नो अब भी नहीं कर सकता। तो अगर टीम मेंबर के परिवार के सदस्य भी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, मटेरियल शेयर होल्डिंग रखते हैं, मटेरियल फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं, तो उस केस में भी मैं डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा। एथिकली ये सही नहीं है कि मैं उसके अंदर क्या करूं, मुझे उसकी ऑडिट करनी चाहिए। A partner working in the office connected with the audit engagement partner, तो ये मैंने ऊपर एग्जांपल दे ही दिया कि आपके ऑफिस में ऐसा कोई पार्टनर काम करता है जो कि इन द ऑफिस कनेक्टेड विद द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर, तो वो कनेक्टेड है किसी तरीके से हमारे ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर के साथ। आगे भी समझ में यहाँ पे बात, यस और नो? थर्ड पॉइंट भी Yes. ठीक है। उसके बाद आता है एनी पार्टनर है प्रोवाइडिंग नॉन ऑडिट सर्विस टू द क्लाइंट। अब ये भी बड़ी बात है, मान लो कि भाई जो हमारा डी है वो इसकी अकाउंटिंग करता है। कौन अकाउंटिंग करता है? डी हमारा इसकी अकाउंटिंग करता है एक्स लिमिटेड की। और क्योंकि ये पार्टनर है तो इसने बोला कि भाई ये मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, तुम ऑडिट कर ले। एथिकली सही चीज है ये, सही है? इंडिपेंडेंट रहोगे आप? जल्दी बताओ, रहोगे क्या इंडिपेंडेंट आप? No, नो sir. सर। नहीं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई आपकी फर्म में कोई नॉन ऑडिट सर्विसेज दे रहा हो। ये चीजें, ये सब चीजें आपको इवेल्युएट करनी चाहिए, आइडेंटिफाई करनी चाहिए जब आप अपने आप को एज अ पार्टनर क्या करने जा रहे हो, एंगेज करने जा रहे हो। An immediate family member may hold a financial interest such as pension or share option, but must dispose of as it soon as practicable when the family member has the right to do so. Example where the right is a when there is a right to exercise the option. तो अगर मान लो कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर इस तरह का इंटरेस्ट होल्ड करता है, तो या तो उससे वो इंटरेस्ट खत्म करा दो या खुद अपने आप को अलग कर लो। ये दो चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो उसको बोलो कि भैया तू ये शेयर ऑप्शन जो तेरे को मिले हुए हैं तो वो बेच दे, या अपनी पेंशन छोड़ दे, या फिर मेरे को जो है वो ऑडिट क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ पे? जल्दी बताओ, आगे समझ में ये वाला पॉइंट एन इमीडिएट फैमिली मेंबर वाला? Yes, sir. ठीक है ना? यस सर। फाइनेंशियल इंटरेस्ट रिसीव्ड इनडायरेक्टली दैट इज बाय हेरिटेंस और गिफ्टेड मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ इमीडिएटली। कोई इनहेरिटेंस में या गिफ्ट में आपको अगर कुछ फैमिली फाइनेंशियल इंटरेस्ट मिला है, इनडायरेक्टली मिला है, इनडायरेक्टली का मतलब मुझे तो नहीं दिया, मेरी बीवी को दे दिया, मेरे माँ बाप को आपने कोई गिफ्ट दे दिया, कुछ इनहेरिटेंस में मिल गया, वो चीज हो गई। इफ अ क्लोज फैमिली मेंबर ऑफ एन ऑडिट टीम मेंबर होल्ड अ डायरेक्ट और मटेरियल indirect financial interest in an audit client, the person must be removed from the team until the financial interest is disposed and an appropriate review of the work must be performed। जैसा कि मैंने आपको ऊपर एग्जांपल, आपकी टीम मेंबर है वो या उसका परिवार का कोई सदस्य अगर एक जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखता है, तो ऐसे केस में आपको सदस्य को अपनी टीम से निकालना पड़ेगा, उसकी ऑडिट के अपने आप से अलग करना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल वो उस इंटरेस्ट को या तो डिस्पोज कर दे, या तो वो लेना बंद कर दे वहां से वो इंटरेस्ट जो उसको मिल रहा है, वो अपना इंटरेस्ट खत्म कर दे। अगर नहीं कर पाता तो हमें उस सदस्य को अपनी टीम से एज अ पार्टनर उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। आगे भी बात समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो ये पॉइंट भी? यस सर। ठीक है। अब ऐसे ही इन लोगों ने सोच सकते हैं एग्जांपल एरिया, क्लाइंट ऑफर्स टू टेक द ऑडिट टीम मेंबर आउट फॉर एन एक्सपेंसिव मील, दिस क्रिएट्स अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट matter to consider before accepting or rejecting the offer include whether the meal is before or after the audit report has been signed. If before, the offer of the meal could be intended to influence the outcome। अभी ऐसे ही एग्जांपल दिया है, आपको कोई क्लाइंट कहता है कि चलो यार आज महंगे से रेस्टोरेंट में आपको खाना खिलाने लेके जाता हूँ,
और अभी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बनना बाकी है, और उससे पहले वो आपको ये ऑफर दे रहा है कि चलो मैं आपको बहुत महंगे सा रेस्टोरेंट, एक 5 स्टार सा रेस्टोरेंट है, वहां हम लोग चल के खाना खिलाएंगे, आपका क्लाइंट कह रहे हैं। तो क्या पर्पस है उसका आपको इतने महंगे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में ले जाने का? वो आपको इन्फ्लुएंस करना चाहता है, वो चाहता है कहीं ना कहीं कि आप रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से चेंज कर दो। यस और नो? Yes. Yes, sir. ठीक है ना? तो ये आपको जो ऑफर है वो उसको क्या कर देना चाहिए, उसको मना कर देना चाहिए कि भैया मेरे को नहीं खाना इतना महंगा खाना, तू जा, मैं रिपोर्ट बनाकर जब सबमिट कर दूंगा उसके बाद अगर तेरे को लगे कि हाँ भाई इतना महंगा तेरे को खाना खिलाने ले जाना है तो तू लेके जा। लेकिन हाँ अगर वो नॉर्मल ऐसे छोटा मोटा, भाई कई बार देखो ऐसे आप ऑडिट करने जाओगे ना, तो इट हैपेंस लॉट्स ऑफ टाइम कि आपका जो क्लाइंट है वही आपके लिए जो है सब चीज अरेंज भी कर देता है। आप जाओगे तो भाई चाय नाश्ता तो कोई भी पूछेगा ही सही ना आपको। किसी भी ऑडिटर आया, भाई ऑडिटर साहब आए, बैठाओ, चाय पिलाओ, समोसे खिलाओ, ये तो चलो इंडिया में है। वहां यूके में जाओगे तो उधर के हिसाब से लोग ऑफर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो वो अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू दी प्राइस ऑफ दी ऑफरिंग, वो चीज है। तो उन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों को गिफ्ट्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहिए। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? पॉइंट ए। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट हम लोगों का पॉइंट है लोन्स एंड गारंटीज। सिंपल सी बात है कि आपको आपके क्लाइंट से लोन लेना चाहिए या आपके क्लाइंट को आपके बिहाफ पे कहीं पे गारंटी देनी चाहिए क्या? यस और नो? क्या मुझे मेरे क्लाइंट से लोन लेना चाहिए? No, sir. नहीं चाहिए ना? तो आप दस, क्योंकि अगर मेरे क्लाइंट से मैंने उधार ले रखा है तो ऑफकोर्स सी बात है मैं उसके बारे में इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं दे सकता, इन्फ्लुएंस होऊंगा, उससे इंडेप्टेड हूं मैं, और मेरा जो ओपिनियन है वो क्या हो सकता है, वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। अच्छा, एक इसका लूपहोल निकाल लिया किसी ने। मिस्टर ऑडिटर कहते हैं वो क्लाइंट से कि यार मेरे को लोन चाहिए, तो क्लाइंट कहता है यार कि लोन तो आपको दे दूंगा लेकिन फिर आपकी डिफिकल्टी आ जाएगी, आप ऑडिट कैसे करोगे? उसने कहा ठीक है। तो जो क्लाइंट है, अब हमारे क्लाइंट का नाम फिर से डाल देते हैं एक्स लिमिटेड और ऑडिटर का नाम डाल देते हैं ए। तो ये एक्स लिमिटेड खुद नहीं लोन दे करके क्या करता है, एक वाई लिमिटेड को बोलता है कि भाई ए को लोन दे दो और इसके लोन की गारंटी मैं दे देता हूं। एक्स लिमिटेड क्या कर रही है यहाँ पर? सिर्फ गारंटी दे रही है। क्या दे रही है भाई यहाँ पे? गारंटी। लोन नहीं दिया, लोन तो किसने दिया है आपको? वाई लिमिटेड ने लोन दिया, लेकिन इस लोन की गारंटी किसने दे रखी है कि भाई अगर कल को ये नहीं पे कर पाया तो तुम्हें उधार नहीं चुका पाया तो जो है वो एक्स लिमिटेड विल गोइंग टू पे। गारंटी तो समझते हो ना तुम लोग? समझते हो? सुना है नहीं सुना? क्या सुनो? Yes, sir. है ना? Yes, जब sir. आप बैंक से लोन वोन लेते हो तो जो बोरोवर होता है तो बोरोवर को बोला जाता है कि भाई आपका कोई गारंटर लेकर के आओ। ठीक है, जो अगर इन केस ऑफ डिफॉल्ट अगर आप कल को आप पैसा नहीं चुका पाए तो हम उससे रिकवर करेंगे पैसा। तो वो गारंटी है। क्या इससे भी हमारे एक ही इंडिपेंडेंस पे जो है वो थ्रेट आएगा क्या? ऑफ कोर्स आएगा। इसे यस और नो? क्या इंडिपेंडेंस पे थ्रेट आएगा नहीं आएगा? यस और नो? Yes, sir. आएगा सर। पे भी आएगा थ्रेट ना। तो ना तो आपको अपने क्लाइंट से लोन एक्सेप्ट करने चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी लोन में उसने गारंटी दे रखी है, उसकी भी आप ऑडिट नहीं कर पाते। Loans and guarantee to audit clients are not permitted unless immaterial to the firm or individual making the loan or guarantee and the client. Unless immaterial कहने का मतलब है कि बिल्कुल इतना छोटा सा लोन है जिससे कि मेरी इंडिपेंडेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब लेकिन क्लाइंट टू क्लाइंट देखो फर्क होता है। हो सकता है कि जो मेरा क्लाइंट है वो एक बैंक ही हो। अब बैंक का तो बिजनेस ही क्या है? लोन ही देना है लोगों को। यस और नो? जल्दी बताओ कोई। अरे क्या हो गया, गायब हो गए क्या? यही हो ना? बैंक का काम क्या होता है? लोगों को लोन ही देना होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हमने इस तरीके से कर दिया कि भाई कभी किसी क्लाइंट की ऑडिट ही हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे छोटी छोटी चीजें देखोगे तो किसी हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं मैं जुड़ा हुआ ही रहूंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब मैंने किसी बैंक से लोन ले रखा है, अरे भाई वो तो जनरल काम है उसका, यही है बैंक का काम तो लोन देना है, तो उस बैंक की मैं ऑडिट नहीं कर पाऊँ, ये कौन सी बात होती है? ऐसा नहीं है।
तो अगर किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मैंने लोन ले भी रखा है तब भी बेटा मैं उसकी ऑडिट कर सकता हूँ, क्योंकि ये लोन उन्होंने मुझे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऑफर कर रखा है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? ठीक है। ऑर्डिनरी Yes, कोर्स ऑफ बिजनेस, भाई मैंने मेरे डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, उन्होंने मेरी क्रेडिबिलिटी चेक करी होगी, मेरे से एसेट जो है वो उस पे चार्ज क्रिएट किया होगा, या मेरे पास जो एसेट होगा उसको मॉर्गेज किया होगा, और उसके बाद जो है उन्होंने मेरे को लोन दिया। तो जो आम आदमी के लिए प्रोसीजर था वही अगर ऑडिटर के लिए फॉलो करके उसको लोन दिया गया है, और अगर वो इंस्टीट्यूशन बैंक की और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है, तो ऐसे केस में उस कंपनी का हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? ऑडिट कर सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई यहाँ पे? यस और नो? yes, sir. Yes, sir. लोन्स एंड गारंटीज बिटवीन एन ऑडिट क्लाइंट विच इज अ बैंक। तो कहने का मतलब है, अगर मान लो कि लोन्स एंड गारंटीज हैं और आप ऑडिट क्लाइंट के बीच में और आप में, अब जो ऑडिट क्लाइंट है अगर बैंक है या फिर कुछ उससे मिलता जुलता सिमिलर इंस्टीट्यूशन है, फर्म है, the audit team member या audit team के family member को that are not made under normal lending procedures terms and conditions of, तो normal lending procedures के अलावा अगर दिए हुए हैं, अगर नॉर्मल लैंडिंग प्रोसीजर से दिए हुए जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, हर किसी को हम ऐसे ही लोन देते हैं। आपके पापा को भी ऐसे ही लोन दिया, मम्मी को भी यही दिया, भाई को भी दिया, आपको भी ऐसे ही लोन दिया हमने। ठीक है, तो ऐसे केस में चलेगा। If an immaterial loan from a bank or is obtained under normal lending procedure terms and condition, appropriate reviewer who is not an auditing member should perform a review of the audit work performed। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई लोन है तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करा लो, किसी और व्यक्ति से मेरे काम का रिव्यू करा लो, ये कर सकते हैं भाई। अगर मान लो आपको डाउट है कि भाई मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैंने मेरी ऑडिट सही से नहीं करी होगी, तो मेरे काम का रिव्यू करा लो। एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर हम लोग अपॉइंट कर देंगे जो हमारा सदस्य हमारी टीम का मेंबर नहीं होगा। थर्ड एम्पायर, मैंने कल बताया था ना, एक तीसरे एम्पायर से हम लोग जो है वो डिसीजन का रिव्यू करा लेंगे, ये कर सकते हैं। तो उससे जो है वो मेरा थ्रेड जो है ना वो सेफगार्ड हो गया, और जो है मेरी मेरी इंडिपेंडेंसी पे क्या नहीं रहेगा, खतरा नहीं रहेगा। आ गई कोई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है, लेकिन इन्होंने जो लास्ट में बोला है वो बड़ी ध्यान वाली बात है कि लोन और गारंटी आप ऐसे किसी ऑडिट क्लाइंट से नहीं ले सकते जो कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। ठीक है, अनलेस इमटेरियल। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बहुत ज्यादा कि अगर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो अनलेस इमटेरियल आप उससे लोन या आप उसकी गारंटी नहीं ले सकते। क्लियर है भाई? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये हमारे कुछ और राइट्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, ओवरड्यू फीस, बिजनेस रिलेशनशिप, इसको फिर कल आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे यहाँ तक समझ में? Yes, sir. जैसे आ गया समझ में? यहाँ तक कोई डाउट है इस यहाँ तक की क्लास में? कोई भी नहीं है? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? No, sir. चलो फिर आज की क्लास में यहाँ पे खत्म करते हैं। बाय, गुड नाइट।